नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रेड़ लगा दी पौपौ। ये जो पौपा वाला डायलॉग है ना, रेड़ लगाने वाला, इस बार सचमुच संसद में भारतीय जनता पार्टी की रेड़ लगी हुई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि खुद मोदी जी डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं और एक के बाद एक मुंह की खा रहे हैं और पूरे संसद के सत्र में एक तगड़ा एहसास हो रहा है कि विपक्ष के सामने अब वो अकड़ धकड़ नहीं चल रही है। ठीक है, वो 56 इंची स्टाइल का कोई एक भाषण दे देंगे, किसी को बालक बुद्धि बोल देंगे, लेकिन इस पूरे सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बीजेपी डिफेंसिव मोड में है। उसके जो स्पीकर और सभापति हैं वो भी ठीक ठाक तरीके से चल रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह दबोच लिया गया है बीजेपी को। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात शुरू करेंगे अमित शाह के अजीबोगरीब भाषण से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर हुआ। अमित शाह का भाषण वायरल हो रहा है और उस भाषण में अमित शाह ने क्या क्या बोल दिया है। लोग सुबह से शाम तक अंबेडकर 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 भसते रहते हैं। इतना अगर भगवान का नाम लिया होता तो वगैरह वगैरह। सुन लीजिए भाषण, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब ये भाषण जो है ना, गले की घंटी बन गया है। आप 10 साल से अमित शाह को देख रहे हैं। मैं सार्वजनिक तौर पे कई बार कह चुका हूं कि मोदी जी से कहीं ज़्यादा ये आदमी अपनी बात कहने का हुनर रखता है और बगैर फंसे ये अपनी बात कहकर निकल जाता है। इस बार गलती हुई। वो अमित शाह फंस गया जिसको कि लोग चाणक्य कहते थे, और अब उसी अमित शाह से कहा जा रहा है, मोदी जी से कहा जा रहा है कि जरा भी शर्म है, जरा भी अंबेडकर के लिए सम्मान है तो अमित शाह को हटाइए। ये बयान आया है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है। इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर, अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। सारे विपक्ष के नेता सदन के बाहर खड़े हो गए और उन्होंने प्रदर्शन किया और प्ले कार्ड बाकायदा अंबेडकर साहब की फोटो लेके डॉक्टर अंबेडकर की। उन्होंने अमित शाह के इस बयान का विरोध किया। इस बयान में अमित शाह के 2 कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ है कि अंबेडकर 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 क्यों भज रहे हो। ये कांग्रेस की ताकत है कि वो इस बार पूरे के पूरे मामले को, जब से जाति जनगणना हुई है, संविधान बचाने की बात आई है,
वो सारे विमर्श को अंबेडकर पे लेके आ गई है और अंबेडकर बनाम अंबेडकर विरोधी हो गया है मामला। एक तो ये, दूसरा ज़्यादातर जो अंबेडकरवादी हैं, जो बौद्ध हैं या जो भारत में दलित उत्पीड़न को समझते हैं, अंबेडकर को मानते हैं, वो सारे लोग ये भजन पूजन अगरबत्ती से अपने आप को बहुत दूर रखते हैं। तो अंबेडकर को भजने के बजाय भगवान को भजोगे तो तुम्हारे 7 जन्म, जो भी उन्होंने बोला है, ये कहना अपने आप में अंबेडकरवादियों को के ऊपर मिर्ची फेंक देना है, यानी डबल नुकसान। दलित इसको बिल्कुल जाहिर बात है बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बर्दाश्त कर भी लेते, लेकिन ये जो इससे अच्छा तो भगवान का भजन कर लेते वाला डायलॉग है, ये उनको रास नहीं आने वाला है। तो अब उनको हटाने की मांग हो रही है। जाहिर बात है हटाया तो नहीं जाएगा, लेकिन इस मामले में एक चीज़ बड़ी साफ है कि खुद अमित शाह डिफेंसिव मोड में हैं। कह रहे मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आधा हिस्सा निकाल लिया गया, वगैरह वगैरह, जो हर आदमी का डिफेंस होता है। हो सकता है कि इस मामले में हुआ हो, लेकिन अमित शाह सफाई दें ऐसा इतिहास में कभी कभी देखा गया है। और उससे भी ऊपर मोदी जी लगातार ट्वीट पे ट्वीट और अमित शाह का बचाव कर रहे हैं। और बचाव करने की जो एकदम पसंदीदा बीजेपी की शैली है, खानदानी पुरातनपंथी शैली चली आ रही है, वो शैली ये है कि मेरा भाई चोर नहीं है, तुम्हारे भाई ने भी 1935 में चवन्नी चुराई थी, मेरे कोई गलती नहीं है, मेरे भाई ने जो किया है वो ठीक है, तो क्या कर लिया, मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को छेड़ दिया तो क्या कर दिया, तुम्हारी जाति के भगवान कृष्ण ने भी तो। इस तरह के लॉजिक। अंबेडकर को चुनाव में हराया था कांग्रेस ने। अरे भाई, अब कल के दिन लोग कहने लगे कि अटल जी को माधवराव सिंधिया ने चुनाव में हराया था, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी ने, उनको पार्टी में रख के क्यों घूम रहे हो? निकाल दो भाई, जो दूसरी पार्टी में हुआ वो तो हारेगा। लेकिन एक बात सोचिए कि अलग पार्टी में होने के बावजूद किसी आदमी को कानून मंत्री बनाया गया, ये भी तो बड़ा काम है, महान काम है नेहरू जी का। कल मैं एक भाषण और सुन रहा था मनोज झा का, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही। आगे बढ़ने से पहले उसका जिक्र करना ज़रूरी है कि नेहरू वो आदमी था जब उसके हाथ में सत्ता आई, उस समय देश हिंदू मुसलमान की आग में जल रहा था। उसके लिए बहुत आसान था कि हिंदूवादी बन जाता, हिंदुत्व की सवारी करता और एक बड़ा अजय नेता बन के निकल के आता। जैसे आज लोग हिंदू मुसलमान का जो विभेद है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके बजाय उस आदमी ने सारे जोखिम लेके हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता की आग को बुझाने का काम किया। ऐसे महानायक इतिहास में कभी भी कहीं भी शायद ना मिलें, जो एक पॉपुलर पूरा का पूरा माहौल है उसके खिलाफ जाके एक बेहतर मिसाल पेश करें। और मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में अब प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या खड़गे हों, जिस तरह की आइडियोलॉजिकल लाइन लेकर राजनीति कर रहे हैं, वो बैलेंसिंग फैक्टर वाले सब निकल गए अभी तक। कुछ समय पहले तक यहाँ बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर चलता था, थोड़ा हिंदुओं को भी साध लो, थोड़ा जनेऊ भी पहन लो ना। हिंदू को साधना है, नहीं साधना नहीं, हमको हिंदूवादी नहीं बनना है। और तो और विचारधारा की बात आती है तो कांग्रेस की विचारधारा की स्पष्टता इस बार साफ दिखाई दी। प्रियंका गांधी एक दिन एक बैग लेकर गईं जिसमें उन्होंने फ़िलिस्तीन के मामले में अपना समर्थन, मूक समर्थन व्यक्त किया। 50,000 के करीब लोग मार दिए हैं इजराइल ने वहाँ पे। उनके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। प्रियंका गांधी गई, कम से कम एक बैग फ़िलिस्तीन वाला हाथ में लेकर, जिसमें फ़िलिस्तीन की संस्कृति के प्रतीक और पैलेस्टाइन लिखा हुआ था, उससे उसने संदेश दिया। अल्पसंख्यक भारत के पीड़ित हैं और उनके ऊपर अत्याचार कर रही है सरकार, ये संदेश देने का बेहतरीन तरीका बांग्लादेश वाला निकाला और एक झोला लेकर आई जिस पे लिखा हुआ था कि बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए न्याय सुनिश्चित किया जाए, सरकार उनसे बात करे। न्याय सुनिश्चित करने और बांग्लादेश से बात करने की सलाह देने का मतलब ये है कि भैया हमारे घर में भी आप यही कर, तो नहीं चलने दिया और हार कर इनको अडानी वाले मामले पर समझौता करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस मसले पर असफल हो गई और उन्होंने आखिर में विपक्ष के प्रति अपने तेवरों को नरम किया। दूसरा,
इस सीधा सदन में 50 भाषण एक के बाद एक बढ़िया भाषण हो चुके हैं, कम से कम संविधान पे बहस में, चाहे वो कपिल सिब्बल का हो, अभिषेक मनु सिंघवी का हो, मनोज झा का हो, प्रियंका गांधी का हो, खड़गे का तो एक्सीलेंट भाषण था, राहुल गांधी का हो। और जब जब जहां जहां जिसको लगा उसने अडानी का इस्तेमाल किया। और ये जो सभापति और ये जो स्पीकर साहब बैठे होते हैं, अडानी को बचाने के लिए कैसे लड़ते थे अडानी के लिए, एक बार मुंह से अडानी निकल जाए तो कार्रवाई से निकाल दूंगा, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। चुपचाप बैठे रहे और सबको सुनाए। इससे पता चलता है कि किस तरह से अडानी के मुद्दे का प्रियंका गांधी ने खुलकर जिक्र किया और स्पीकर साहब चूं चपड़ किए बगैर सुनते रहे। और आपने ये देखा कि लगातार दोनों सदनों में ये जो स्पीकर विपक्ष वालों की तरह बैठ के टोका टाकी किया करते थे, वो इस बार कंट्रोल में रही है। और ये तभी होता है जब कोई मजबूत आदमी, मजबूत विपक्ष बैठा होता है और स्पीकर को ये निर्देश होता है, भैया कि गड़बड़ मत करवा देना, क्योंकि स्पीकर सत्ता से तालमेल होता है, भले ही वो सीनियर है, लेकिन एक आपस में निर्देश शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। संविधान, लोकतंत्र के मुद्दे, सारी चीज़ें राहुल गांधी ने बढ़िया तरीके से उठाई, एकलव्य अंगूठा, क्या क्या, कोई चूं चपड़ नहीं हुई। आप देखिए ना, पूरे सदन में इतने हमले हो रहे हैं और वो सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना इन लोगों ने, जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अभी तक तो निष्कासित कर दिया होता। याद कीजिए, पहले जब अडानी का नाम लिया था राहुल गांधी ने, तो किस तरह का रवैया अपनाया गया था, किस तरह से यही स्पीकर ओम बिरला साहब जो हैं, इन्होंने हिला दिया था। और पूरी तरफ उल्टा ये हुआ कि इसके कारण एक संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी जम के अडानी को डिफेंड करती है। मोदी को झूठा सीधे सीधे कहने वाला अगर कोई आदमी है, मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने मोदी को सीधे सीधे कहा कि वो झूठ बोलते हैं, उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सिर्फ एक बात कह पाए सभापति खड़गे से कि साहब आप झूठा शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, असत्य शब्द का इस्तेमाल कर दीजिए, सिर्फ एक बात। पूरा भाषण खड़गे का चुपचाप बैठ के सुना है, बगैर कसमसाए, बगैर तिलमिलाए, बगैर हस्तक्षेप के। ये पावर है, क्योंकि इतने दिन में ये समझ में आ गया इनको कि अगर हम विपक्ष को बोलने नहीं देंगे तो ये सदन नहीं चलने देंगे, और सदन नहीं चलेगी तो सरकार नहीं चलेगी। महुआ मोइत्रा का भाषण इस बार हुआ, दम से हुआ। इतने सारे वहाँ एजेंट बैठे रहते हैं, एक भी टोकने रोकने के लिए नहीं आया। ये इस बार के सदन में सबसे मजबूत चीज़ है। संजय सिंह ने तो कमाल कर दिया, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है का नारा लगा दिया। उस वक़्त आसन पे बैठे हुए थे हरिवंश जी, उन्होंने संजय सिंह से कहा कि मैं कार्रवाई से निकाल दूंगा, ये आपका जो स्लोगन है। तो उन्होंने कहा इनकी, ये लोग जो बोल रहे हैं उसको भी निकालिए कार्रवाई से। ये जो इस बार डोमिनेट कर रहे हैं पूरे के पूरे सदन को, मोदी जी तो जा ही नहीं रहे, मोदी जी संसद में जा ही नहीं रहे। अब जाएंगे तो सुपरफिशियल कुछ आक्रामक शैली की नाटक करके इज्जत बचा के आ जाएंगे, लेकिन ये पक्का मान के चलिए बहुत अच्छी तरीके से इनको घेरा गया है। संभल की हिंसा पर भी भारतीय जनता पार्टी वाले इस बार हिंदू मुसलमान के मुद्दे को ज़्यादा नहीं उठा पाए और उनको चुप रहना पड़ा। इस तरह से कई जगह अगर आप देखें तो एक निचोड़ निकलता है कि इस बार विपक्ष हावी है। इस बार सरकार को समझ नहीं आ रहा है क्या करें, और सरकार एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग मसलों में फंसती चली जा रही है। उसके सुप्रीम कोर्ट के मामले भी उठ के आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। धर्मस्थल कानून के मामले में सरकार के पक्ष को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या अच्छे तरीके से धोया है। एकदम अच्छी तरह से इस बार का जो सत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी या तो डिफेंसिव नज़र आ रही है, चुपचाप वार सह रही है, एक अच्छे सत्ता पक्ष की तरह। संसदीय कार्य मंत्री भी पूरा संतुलन और संयम बरत रहे हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है विपक्ष की, जो आने वाले समय में इस देश की राजनीति में बदलाव ला सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।